सुप्रभात प्रिय छात्रों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हिंदी की कक्षा में हम अपूर्व अनुभव इस पाठ का पठन कर रहे थे। इस पाठ में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से तोतो-चान और यासुकी-चान पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ पर चढ़ने के लिए सबसे पहले तोतो-चान द्विपाई सीढ़ी का प्रयोग करती है, 2 पैर वाली सीढ़ी का प्रयोग करती है, लेकिन उसके माध्यम से यासुकी-चान का पेड़ पर चढ़ पाना मुश्किल था। तब तोतो-चान को एक और योजना सूझती है और वो दौड़कर चौकीदार के छप्पर से तिपाई सीढ़ी ले आती है। तिपाई सीढ़ी को थामना जरूरी नहीं था, अतः तिपाई सीढ़ी के ऊपर वो यासुकी-चान को चढ़ने के लिए मदद करती है। यासुकी-चान भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उस सीढ़ी पर चढ़ जाता है। अब जब वो यासुकी-चान सीढ़ी के ऊपर पहुंच जाता है, तब उसे फिर से निराशा हाथ लगती है, क्योंकि उस सीढ़ी के सबसे ऊपरी सिरे से शाखा तक पहुंचने के लिए उसे छलांग लगानी पड़नी थी, लेकिन वह छलांग नहीं लगा सकता था। इस कारण से वो थोड़ी देर के लिए मायूस भी हुआ। अब तोतो-चान ने यासुकी-चान को उस शाखा पर चढ़ाने के लिए एक नई योजना बनाई और उसको उस सीढ़ी पर से शाखा के ऊपर खींचने की योजना बनाई। अब पढ़ते हैं पाठ का अगला भाग। उस समय द्विशाखा पर तो खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देख लेता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। सही बात है, क्योंकि यह कार्य एक ऐसा काम था जो कि बहुत ही जोखिम भरा था। तोतो-चान पेड़ पर खड़ी द्विशाखा से तोतो-चान को अपनी ओर खींचने में लगी हुई थी। अगर इस में थोड़ी भी अगर चूक होती तो दोनों को चोट आ सकती थी। अगर खींचने में जरा भी चूक होती तो उन दोनों को चोट आ सकती थी, वह नीचे भी गिर सकते थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना यह काम करते रहे। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। अगर कोई और व्यक्ति उन्हें ये काम करता हुआ देखता तो उन्हें वो जोखिम उठाते ही दिखाई देते, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा जोखिम था। पर यासुकी-चान को तोतो-चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। तोतो-चान अपने छोटे छोटे हाथों से यासुकी-चान को अपनी पूरी ताकत से खींचने लगी। अब जब वो ऐसा कर रहे थे, क्योंकि यासुकी-चान और तोतो-चान जब सीढ़ी पर से ऊपर चढ़े तब भी वो काफ़ी थक गए थे और अब फिर से यासुकी-चान को उस सीढ़ी पर से पेड़ की शाखा के ऊपर खींचना भी मुश्किल था, क्योंकि तोतो-चान यासुकी-चान से छोटी थी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। देखिए यहाँ पर जो प्रकृति है, बादल, जो प्रकृति है, मानो वो भी उनका साथ दे रही हो। जब सीढ़ी के ऊपर यासुकी-चान को तोतो-चान के द्वारा चढ़ाया जा रहा था, पुश किया जा रहा था, तो बादल का एक तब जो था वो कड़कती धूप उन पर पड़ रही थी। लेकिन अब जब तोतो-चान यासुकी-चान को सीढ़ी के ऊपर से शाखा की ओर खींच रही है तो धूप जो थी वो नहीं थी। क्यों?
क्योंकि बादल का एक टुकड़ा जो था वो बीच बीच में आकर के छाया कर रहा था। सूरज के आगे जब बादल का टुकड़ा आ रहा था तो धूप से उनका बचाव हो रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर था। काफी मेहनत के बाद, काफी मशक्कत, काफी देर के बाद वे दोनों जो थे वो आमने सामने द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मैं मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अब जो था वो यासुकी चांद तोतो चांद के पेड़ पर पहुंच चुका था और जब यासुकी चांद उस पेड़ की शाखा पर पहुंचा तो तोतो चांद ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक उसका स्वागत किया और कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वे जो बच्चे थे, तोमोए के जो बच्चे थे, वो हर बच्चा जो था पेड़ को अपना घर मानता था और हर एक बच्चे के पास एक एक अपना पेड़ था जिसको वो अपनी निजी संपत्ति मानते थे। अब निजी संपत्ति मानते थे जिस कारण से अगर किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे बच्चे को उनके पेड़ पर जाना होता या आना होता तो पहले उनसे वो परमिशन लेते थे। इसी तरह से कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। अब ये जो अनुभव था पेड़ पर चढ़ने का, यह पेड़ पर चढ़ने का यासुकी चांद का पहला अनुभव था। उसने पहली बार पेड़ के ऊपर से दुनिया की एक नई झलक देखी, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था। उसके लिए ये अनुभव जो था वो अपूर्व अनुभव था। अपूर्व मतलब पहले ना किया गया, ऐसा अनुभव जो पूर्व में ना हुआ था। अब वो पेड़ पर जब दोनों बैठे तो इधर उधर की बातें करने लगे। अच्छा, उन्होंने पेड़ पर बैठकर क्या बातें की, अब हम इस बारे में पढ़ेंगे। मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वो जापान में आएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। अब इस बात से हम ये पता चला सकते हैं, इस बात से हमें ये पता चल जाता है कि यह जो है बात बहुत पुरानी बात है। उस समय जापान में जो था वो टेलीविज़न नहीं था, तभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो कहता है कि मेरी बहन, यासुकी चांद कहता है कि मेरी बहन जो है वो अमेरिका में है और उसने बताया कि वहाँ पर एक चीज़ होती है जिसको हम टेलीविज़न कहते हैं। यासुकी चांद ये बात जो था वो उमंग से भरा हुआ बता रहा था, खुशी के मारे बता रहा था कि वह कहती है कि वह जब जापान आएगा तो हम घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे, जैसा कि हम अक्सर आजकल टीवी में देखते हैं। कहीं के भी प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम जो है वो हम घर बैठे बैठे देख सकते हैं। लेकिन उस समय जब उन्हें उस टेलीविज़न के बारे में, टीवी के बारे में जानकारी नहीं थी और उन्होंने तब तक नहीं देखा था, तो ये बात जो थी उनके लिए विश्वास करने योग्य नहीं थी कि क्या सच में हम घर बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। अरे भाई, वो डिब्बे जैसा होता है
तो उसमें इतने बड़े बड़े पहलवान कैसे आ जाएंगे? और अगर वो डिब्बे में आ भी गए तो डिब्बे में बैठकर अंदर वो खाएंगे क्या? वो बाहर कैसे निकलेंगे? इस तरह के कई सवाल जो है वो मन में उठते थे। तोतो चान उस समय यह तो ना समझ पाए कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। उस समय जो था वो तोतो चान तो इस बात को नहीं समझ पाए कि ये जो घर बैठे हम दूर की चीज़ें देख लेंगे उसके क्या अर्थ हैं जो लोग चल फिर नहीं सकते। उनके लिए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर वो घर बैठे बैठे बाहरी दुनिया को देख सके। वह तो यही सोचती रही कि सुम्मो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उसे तो सिर्फ यही चिंता थी कि अरे भाई, डिब्बे में सुम्मो पहलवान कैसे आ सकते हैं, कैसे समा सकते हैं, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। लुभावनी मतलब लुभाने वाली। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। पहला और अंतिम मौका। चलिए अब हम इस बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करें कि यह जो मौका था, ये जो अवसर था, वो पेड़ पर चढ़ने का पहला तो था, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन अंतिम मौका भी यही था। क्यों? ऐसा क्यों कि लेखक ने ऐसा कहा कि ये जो था वो यासुकी चान के लिए पहला और अंतिम मौका था? पहला मौका था, ये तो बात हम पाठ को पढ़ करके समझ चुके हैं, लेकिन अंतिम मौका क्यों था? क्या वो दोबारा कभी पेड़ पे नहीं चढ़ा? जी नहीं, वो दोबारा कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा, क्योंकि उसने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो घर वालों ने उन्हें जो है वो दोबारा यह काम करने से अवश्य रोका होगा, क्योंकि यह काम बहुत ही बड़ा जोखिम भरा काम था। अतः इस काम को करने के लिए कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को इसकी अनुमति नहीं दे सकते। यही कारण रहा होगा कि यह मौका जो था वो पहला और आखिरी था। यासुकी चान के लिए यह मौका पहला और अंतिम मौका था पेड़ पर चढ़ने का। तो आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।